हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। तो आज आप लोगों ने आरबीआई डीएसआईएम के प्री के पेपर को दिया और आइए हम डिस्कस करेंगे आरबीआई प्री 2023 के पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पर और साथ ही साथ बात करेंगे उनके सॉल्यूशंस की भी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो पेपर मैंने डिस्कस किए लगभग क्वेश्चन उससे मिलते जुलते आए थे। जैसे कि मल्टीवेरिएट के क्वेश्चंस आए, बाईवेरिएट के आए, यूनिफॉर्म में तो एक क्वेश्चन मैंने पिछली ही क्लास में डिस्कस किया था रियल रूट वाला, उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को और फिर उनकी बात करते हैं उनकी सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, यानी जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे बात करने के आधार पर बनाए गए हैं। तो हो सकता हो कहीं डेटा मिस हो, बट जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो पूरा रहेगा और उनके आंसर्स, अगर डेटा मिस होगा तो आंसर्स भी चेंज होंगे। तो आप बस इतना समझेंगे कि क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट सही से किया है या नहीं, क्योंकि ना तो आरबीआई आंसर की जारी करती है ना ही रिस्पॉन्स शीट। तो आप ये तो कभी जान ही नहीं पाओगे कि आपने क्या किया है अगर आपको याद नहीं है या आपने लिखा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन था कि x फॉलो कर रहा है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 10,0.3 और आपसे पूछा गया था मोड। तो मोड को निकालने का जो तरीका होता है, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं n+1 इंटू पी की वैल्यू। अगर ये वैल्यू इंटीजर आती है तो दो मोड होते हैं, एक एग्जिस्ट करता है m-1 पे, दूसरा m पे। अगर ये मोड m+f यानी इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऐसा आता है तो यूनी मोड होता है और यही पॉइंट हमारा मोड बन जाता है। तो आइए हम n+1 इंटू पी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। n+1 इंटू पी 0.3। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.3 और अगर हम इसको m+f के फॉर्मेट में लिखें तो ये आएगा 3 + 0.3 यानी इंटीजर पार्ट ये हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो मोड होगा वो 3 होगा, मतलब जिसमें 0.3 प्रोबेबिलिटी हो उसमें मोड हमारा एट x = 3 पर अकर करेगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला होगा ऑप्शन में और आपने यही टिक किया होगा। अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका डिस्कशन मैं ना कर पाऊँ और आपको क्वेश्चन याद हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं उनके सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आऊँगा। हालांकि मेमोरी बेस मैंने करीब 17-18 क्वेश्चंस इकट्ठा कर लिए हैं, जिनमें से कुछ का डिस्कशन मैं आज करूँगा और बाकी का अगले पार्ट 2 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि x और y इंडिपेंडेंट पॉइसन वेरिएट हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं और दो कंडीशंस दे रखी हैं। अब जिन लोगों ने मेरी बेसिक क्लासेस की हैं उनको तो ये क्वेश्चन रटा होगा, क्योंकि मैंने तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। और दूसरी कंडीशन जो रैंडम वेरिएबल y से रिलेटेड है। अच्छा, जो लोग आईसीएस का पेपर दे रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में मिला होगा। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, वेरिएंस ऑफ x-2y। तो वेरिएंस ऑफ x-2y पे सबसे पहले तो हम वेरिएंस का फार्मूला ऑपरेट करते हैं। ये बनता है वेरिएंस ऑफ x प्लस 2 टाइम्स की जगह पे 4 हो जाएगा, क्योंकि वेरिएंस जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो स्क्वायर होके बाहर आता है वेरिएंस से। वेरिएंस ऑफ y इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जो कोवेरिएंस टर्म है वो 0 हो जाएगा। अब अगर हम x का और y का वेरिएंस, तो आप याद करिए पॉइसन में मान लो x फॉलो कर रहा है पॉइसन लैम्डा, तो इसका मीन भी लैम्डा होता था और वेरिएंस भी लैम्डा होता था। सिमिलरली अगर y को मान लें कि y फॉलो कर रहा है पॉइसन म्यू, तो इसका मीन और वेरिएंस दोनों म्यू होंगे। यानी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको सॉल्व किया कैसे जाए, अगर x का पैरामीटर लैम्डा है तो e⁻ लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। 2 की बात करें तो e⁻ लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक लैम्डा कैंसिल, यानी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अगर लैम्डा 2 है तो मीन हुआ और वेरिएंस भी हुआ।
दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि अगर हम ऐसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें जिसमें कंसेक्यूटिव हो, यानी 1 के बाद 2 आया हो, 2 के बाद 3 आया हो, तो जो वैल्यू बड़ी होगी वही हमारा लैम्डा बनता है। तो अगर इस रूल को फॉलो करें तो यहाँ का लैम्डा हो जाएगा 3। अब वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस x 2 और 4, वेरिएंस y की वैल्यू 3, और आपका आंसर आया 14। तो जिन लोगों ने 14 टिक किया है उनका 101% ट्रू है ये क्वेश्चन। अगर हम आरबीआई के प्री के पेपर में मेरिट की बात करें तो जितने लोगों ने कम से कम 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं करेक्ट और विद निगेटिव मार्किंग जिनका होगा उनका स्कोर कम होगा, और जिनका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा उनका स्कोर 60+ होगा। तो आपने अगर 12 सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और माइनस वाले ज़्यादा नहीं किए हैं तो आप मेंस की तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। मींस आपका स्कोर अगर 55+ हो रहा है या फिर कह लो 60+ और सेफ जोन हो जाएगा तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्वेश्चन था y गिवन x, यानी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फॉलो करता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसके पैरामीटर है n, x, और x यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल है, जबकि x का भी हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि x फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0,1। आपसे पूछा क्या गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो जितने लोगों ने कंडीशनल एक्सपेक्टेशन और कंडीशनल वेरिएंस पढ़ रखा है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि कंडीशनल एक्सपेक्टेशन पे अगर हम एक बार और एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो ये अनकंडीशनल हो जाता है। तो चलिए कैसे करेंगे हम, अगर इसको बाइनोमियल माने एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x को, तो बाइनोमियल का मीन होता है n इंटू पी, पी की जगह पे तो ये दिया हुआ है, तो n इंटू पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हम फिर से इसका एक बार एक्सपेक्टेशन लेंगे, तो जब दोबारा एक्सपेक्टेशन लेंगे तो कंडीशनल पे एक्सपेक्टेशन फिर से ऑपरेट होगा, और इस तरफ रैंडम वेरिएबल है x, तो n कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और एक्सपेक्टेशन x पे लग गई। अब अगर x यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करता है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन x क्या आएगा a प्लस बी बाई 2 यानी 1/2, तो ये वैल्यू तो आ गई 1/2, और ये n इस तरफ क्या होने वाला है कंडीशनल की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो ये बन जाएगा अनकंडीशनल। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आएगी वो आएगी n/2। तो जिन्होंने n/2 को टिक किया है उनका आंसर एकदम सही है। किसी भी क्वेश्चन में किसी को कोई बात नहीं लगती हो जो उन्होंने पेपर देते समय महसूस की हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके रिगार्डिंग अगली वीडियो में अपनी बात को रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। मल्टीनोमियल के बारे में हमने लेक्चर यूट्यूब पर डाल रखा है, अगर आपको नहीं पता है मल्टीनोमियल क्या होते हैं तो आप जाइए मेरे चैनल पर और देखिए कि व्हाट इज़ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम आपको इंट्रो दे देते हैं। जब हमारे किसी एक ट्रायल के 2 फेज़ हों, जैसे हेड एंड टेल, तो 2 फेज़ होने के केस में दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और हम इसे कहते हैं बाई मॉडल, बाइनोमियल। लेकिन अगर कोई ऐसी इवेंट हो जिसके बहुत सारे फेज़ हों, जैसे डाइस के 6 फेज़ होते हैं, वो बात अलग है कि हम इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 6 के आना सक्सेस और बाकी का आना फेलेवर, तो 2 में कन्वर्ट हो गया। इवन ऑड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर 6 को अलग अलग कंसीडर करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो बाइनोमियल नहीं बल्कि मल्टीनोमियल कहलाएगा। तो मल्टीनोमियल में जब 3 फेज़ होते हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे किसी एक इवेंट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी पी, दूसरे की क्यू, और तीसरा जो है वो इनसे मिलकर बनेगा। यानी आउट ऑफ n ट्रायल अगर किसी एक इवेंट के x ट्रायल हो गए, किसी दूसरे के x y हो गए, तो तीसरा जो होगा उसके ट्रायल होंगे n माइनस एक्स माइनस वाई, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इस तरीके से हम मल्टीनोमियल को देखते हैं। तो मल्टीनोमियल का जो क्वेश्चन आया था इसका सलूशन आप लोग एस सी गुप्ता वीके कपूर में देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के लास्ट में आप जाएंगे तो आपको सलूशन इसका मिलेगा। सलूशन थोड़ा बड़ा है, आप उसे देखिए और हम आपको यहाँ पर आंसर बताते हैं। इसका आंसर आया था -NPQ। पूछा क्या गया था यहाँ पर हमें एक PDF दिया हुआ था मल्टीनोमियल का, PMF, और हमें पूछा गया था कि व्हाट इज़ द
कोवेरियंस एक्स कॉमा वाई। तो इसका ये आंसर सही है, आप इसे देखिए और मैच करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें दिया है एक्स और वाई फॉलो करते हैं बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और इनके मीन 0 हैं, वेरिएंस 1 है, और कोरिलेशन की वैल्यू रो दी हुई है। फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स और वाई में से जो भी मिनिमम हो उसकी एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करना है। तो आपका एक क्वेश्चन हम यहाँ पे एक ऐड ऑन कर रहे हैं कि अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो आप क्या करते। तो चलिए दोनों को हम एक साथ करने का तरीका बताते हैं आपको। आप अगर मैथमेटिक्स के या स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को पढ़ रखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम मिनिमम अगर दो क्वांटिटी में से किसी को चूज़ करना है तो हम उसे लिखते कैसे हैं। तो हम उसे लिखते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई -1/2 मॉड एक्स माइनस वाई। सिमिलरली अगर बात करें मैक्सिमम की तो हम इसे लिखते हैं, सपोज एक्स और वाई हमारे दो नंबर हैं और हमें पता करना है इसका मैक्सिमम क्या है। तो हम अगर इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैक्सिमम में यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर मॉड एक्स माइनस वाई। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। सपोज़ हमने x की वैल्यू 2 ले ली और y की वैल्यू 3, तो मैक्सिमम में हमको 3 मिलना चाहिए, तो हम वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ 2 और यहाँ 3 पुट करने वाले हैं तो ये हो गया 5/2, और अगर हम यहाँ 2 और यहाँ 3 पुट करने वाले हैं तो इसका रिजल्ट आएगा -1/2। ये बात क्लियर। देखिए यहाँ 2 -3 तो -1, अब -1 पे मॉड लगा है तो ये 1 बन जाएगा, और अब ये आ गया 5/6/2 = 3। तो देख पा रहे हैं आप कि इस इक्वेशन ने आपको ऑटोमेटिक मैक्सिमम वैल्यू दे दी। तो रिवर्स करके भी पुट करोगे तो भी हम करके दिखा देते हैं। मान लो हम x की वैल्यू को ले लेते हैं 5 और y की वैल्यू को 3 ले लेते हैं, तो अब की बार हमें रिजल्ट में 5 मिलना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम 5 यानी x की वैल्यू हो गई है। तो पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5 और 3 8। यहाँ पर देखें तो 5 - 3 यानी 2। अब फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ आ रहा 4 और यहाँ आ रहा 1। 4 + 1 = 5। तो आपने देखा कि कैसे हम इक्वेशंस बनाकर किन्हीं भी दो नंबर्स के मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कुछ और बातें बता दें। सबसे पहले तो हमने मैक्सिमम की वैल्यू को लिख लिया कि x और y का मैक्सिमम क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई और +1/2 मॉड x माइनस वाई। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो कैसे इसका एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, हम सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमको मॉड के इस वैल्यू को पहले सॉल्व करना है क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस दोनों अप्लाई हो जाएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं z = मॉड x माइनस वाई। अब जब हमने ये सपोज कर लिया, या हम x माइनस वाई को z सपोज कर लेते हैं, x माइनस वाई = z। तो जब हम एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकालेंगे तो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता है, ये आएगा एक्सपेक्टेशन x माइनस वाई जो कि 0 0 है। तो हम देख पा रहे हैं कि z का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या आया, 0। चलिए वेरिएंस अगर z का कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो क्या आता है, तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y -2 टाइम्स कोवेरिएंस x, y। तो वेरिएंस x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1, और वेरिएंस y की भी 1 है, और साथ कोवेरिएंस की वैल्यू है रो। तो ये क्या आ गया, 2 1 माइनस रो, यानी z का मीन भी आ गया और वेरिएंस भी आ गया। और z है क्या, नॉर्मल का एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन जो नॉर्मल्स के होते हैं वो नॉर्मल को ही फॉलो करते हैं,
विद मीन 0 एंड वेरिएंस टू 1 माइनस रो। इसको आप चाहो तो किसी एक सिंगल क्वांटिटी से रिप्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की। तो जब हम इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो इस पर भी एक्सपेक्टेशन आएगी और इस पर भी आएगी। इसकी तो डायरेक्टली हो जाएगी, लेकिन इसकी बात करते हैं। तो जेड का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पता हो तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड निकाल सकते हैं। आप लोग इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, मॉड जेड माइनस 0। तो 0 है मीन, और अब ये बन क्या गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। और आपको अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला डायरेक्टली याद है तो आप इसे वहाँ से लिख सकते हैं। वैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 पाई। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अंडर रूट 2 बाई पाई। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है, तो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जेड का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अंडर रूट 2 1 माइनस रो और अंडर रूट 2 पाई। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फाइनल पे। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई निकालेंगे तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई क्या था, 1/2 एक्सपेक्टेशन एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और उनकी दोनों की वैल्यू 0 है तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/2 यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड जेड, क्योंकि हमने x माइनस वाई को z माना था और मॉड यहाँ पहले से था। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया 1/2, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मिलेगा हमें 2 1 माइनस रो अंडर रूट 2 बाई पाई। तो रूट टू और एक अपॉन को 2, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये आया 1 माइनस रो, वो भी रूट में, पूरा ही रूट में रहेगा, और अपान में पाई। यानी हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम एक्स का वाई निकाल लिया। आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, मिनिमम का। तो जब मैक्सिमम का हमने निकाल लिया तो मिनिमम का कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम या तो पूरी प्रोसेस को फिर से फॉलो करें, या फिर एक तरीका है। क्या तरीका है, आइए देखते हैं। जब दो ही रैंडम वेरिएबल हैं हमारे पास तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। अब इसमें से कोई एक मैक्सिमम होगा, जैसे ही एक मैक्सिमम हुआ ऑटोमेटिक दूसरा मिनिमम हो जाएगा। तो सपोज़ x मैक्सिमम हुआ तो y मिनिमम हो गया, या फिर y मैक्सिमम हुआ तो x मिनिमम हो गया। अल्टीमेटली हमें मिलेगा यही। और अब x और y की अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो दोनों की एक्सपेक्टेशन 0 है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हम दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम एक्स कॉमा वाई की बात करें तो ये आएगा इक्वल टू में माइनस एक्सपेक्टेशन मिनिमम एक्स कॉमा वाई। तो मैक्सिमम का हम निकाल चुके हैं, अगर मिनिमम का चाहिए तो बस इसके आगे हम एक माइनस लगा देंगे। तो जिन लोगों ने आंसर में माइनस अंडर रूट 1 माइनस रो अपॉन पाई टिक किया है उन सभी का ये क्वेश्चन सही है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक हमने लगभग 5 या 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, आज 1-2 और देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था P, Q फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म -1, और आपको एक इक्वेशन दी गई थी x² प्लस 2px प्लस q इक्वस टू 0, और रियल रूट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें ax² bx प्लस c को, तो a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है 2p, और साथ ही साथ q की वैल्यू आ रही है c। चलिए कंपैरिजन हो गया। अब जब बात करेंगे रियल रूट की तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या रहता है, b² - 4ac ग्रेटर देन 0।
तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 2p, यानी 4p स्क्वायर 4ac। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है q। अब माइनस को अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ग्रेटर यहाँ लग जाएगा। अब इस इक्वेशन में 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। अगर p की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू में स्क्वायर रूट इस तरफ आएगा -q और +q के साथ, यानी p की जो रेंज एक तरीके से आ गई वो √q से -√q तक हो गई। अब इसी रेंज पर अगर इंटीग्रेट किया जाएगा तो आंसर आएगा। तो हमने आपको जब ax² + bx + c के रियल रूट की प्रॉब्लम कल करवाई थी तो कुछ नियम बताए थे, जैसे हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी p ग्रेटर देन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर है तो p स्क्वायर ग्रेटर देन q, इस इक्वेशन से लिखा है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी p स्क्वायर लेस देन q, और फिर 1 माइनस, अब रूल वही रहेगा, p अप्लाई करेगा √q से -√q से q तक। चलिए अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आपको p की लिमिट तो दे रखी है, क्या दे रखी है, -√q टू √q। तो p की ये लिमिट हो गई, q की लिमिट क्या लेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंसी है वो ऐसी रहेगी, बाकी जो डिपेंडेंसी नहीं है उसको हम फुल लिमिट में लिख लेंगे। तो लिमिट आपके क्वेश्चन में दी गई है -1 टू 1। अच्छा, अब बात करते हैं PDF की। तो आपके रैंडम वेरिएबल्स x और y कह लो या p और q कह लो, ये इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के जॉइंट PDF को लिखने के लिए हम इनके अलग अलग PDF को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x या y यूनिफॉर्म -1 टू 1 को फॉलो करता है तो उसका PDF यही रहता है 1/2, और यहाँ पर लगेगा dp और dq। याद रखना ये रेंज p की है तो पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/4 को तो बाहर कर लेते, कांस्टेंट है, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन p का है, p इक्वल्स टू दिस टू दिस, तो इसकी जगह पे हमारे पास p आ जाएगा और लिमिट ऑपरेट हो जाएगी -q टू q। अब ये एक इंटीग्रेशन हो गया है, अब q का इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी कर लेते हैं जल्दी। 1 माइनस 1/4, इसको अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलने वाला है, √q माइनस, यहाँ पे रूट है, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, यानी ये भी √q है, और यहाँ पर लिमिट है -1 टू 1 dq। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 1/4, ये रिज़ल्ट आने वाला है 2√q। तो √q का अगर हम इंटीग्रेशन करवाएंगे तो ये बनेगा q⁻², और q⁻² का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसमें हम लिखेंगे q⁻3/2 और ऐड करके अपॉन में भी 3/2, बाकी 1 माइनस 1/2 ये हो गया, और इस पे लिमिट ऑपरेट होगी -1 टू 1। चलिए लिमिट पुट करते हैं। तो जब पहली लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से 2/3 को तो बाहर ही कर लो, 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, और जब ये पुट करेंगे तो ये बनेगा 3/2 -1। अच्छा, यहाँ पर एक काम और किया जा सकता था, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की पावर 0 थी तो हम इसको 0 टू 1 2 टाइम्स कर सकते थे, तो हम इस लिमिट को 0 बनाकर यहाँ 2 लगा देते हैं, एक एक्स्ट्रा 2, तो ये 0 हो जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये 2 2 कैंसिल, 2/3 यानी 1 माइनस 2/3, और ये आया 1/3। तो रियल रूट के होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/3 थी इस क्वेश्चन में। तो आज के इस डिस्कशन में हमने आपके करीब 7 या 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगली
क्लास में हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे। और आप लोगों से ये अनुरोध है कि अगर आपको क्वेश्चंस याद हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखें और बताएं भी कि आपके कितने क्वेश्चन इन 6 में से सही हुए। तो मिलते हैं RBI DSIM के 2023 के प्री पेपर के सल्यूशन में हम पार्ट 2 में। थैंक यू। जय हिंद। कीप वॉचिंग।